वेलकम बैक टू द चैनल गेट मंत्रा। तो हमारा 41 क्वेश्चन है, द इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू एस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू मेक एस अ कंप्लीट लैटिस अंडर द पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड बाय द सेट कंटेनमेंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी टर्म समझते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट कंटेनमेंट से। सेट कंटेनमेंट से क्या कहना चाह रहा है? सपोज एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है बी। So by set containment, it means that A should contain all the elements in B. इसका मतलब क्या हो गया? A is a subset of B. तो हमारा ऑपरेशन कौन सा हो गया? सबसेट। अब देखते हैं सेट S। ये क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है? सबसेट्स। अब सबसेट्स का जब सेट बनता है उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो हमारा पोसेट क्या हो गया? तो हमारा पोसेट क्या हो गया? पावर सेट विद ऑपरेशन सबसेट। ये समझ में आया? ये क्या बताना है? अब इस सेट के अंदर ना, इस एस के अंदर कुछ कुछ तो मिसिंग है। इस सेट के अंदर कुछ तो मिसिंग है, वो हमें ऐड करना है जिससे ये सेट लेटिस बन जाए। अब लेटिस क्या होता है? कि जितने भी सेट के अंदर पेयर्स हैं, जितने भी सेट के अंदर पेयर्स हैं, हर एक पेयर का एल यू बी एंड जी एल बी एग्जिस्ट करना चाहिए। तब जाके हम बोल देंगे कि ये सेट लेटिस है। एल यू बी हमने देखा था थ्योरी में, एल यू बी ए कॉमा बी का कैसे निकलता है? अगर सेट पावर सेट है और ऑपरेशन सबसेट है तो एल यू बी ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकलता है? ए यूनियन बी। और जी एल बी ऑफ ए कॉमा बी कैसे निकलता है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ज़्यादा हौच पौच ना आए, इस वजह से अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास सेट दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट इज इक्वल्स टू, तो इस पावर सेट को लेटेस्ट प्रूव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हर पेयर का जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जीएलबी और एलयूबी कैसे निकालेंगे? सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो मेरे को जीएलबी निकालते हैं सबसे पहले। जीएलबी ऑफ ए कॉमा बी निकाल रहे हैं। तो जीएलबी निकालने का मतलब से हमें ये है कि कोई एक ऐसा सेट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं जो इन दोनों के को कंटेन कर रहा हो। मतलब कोई ऐसा सेट है, खुद देख के बताओ, कोई ऐसा सेट है जो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट हो। देखो, वन है, इसमें भी वन है, इसके अंदर भी वन है, और इस सेट के अंदर भी वन है। तो यस, देयर इज द, हमें कौन सा देखना होता है? जीएलबी में लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेट दैट इज कंटेन्ड इन बोथ ए एंड बी। तो अगर मैं 1 2 का जीएलबी निकालूं 1 3 से, तो वो किसके इक्वल आएगा? वन के इक्वल। इस वजह से बोलते हैं कि जीएलबी ए कॉमा बी का अंडर सेट पावर सेट एंड ऑपरेशन सबसेट किसके इक्वल होता है? ए इंटरसेक्शन बी की। सिमिलरली अगर मेरे को एल यू बी निकालना है, एल यू बी ए कॉमा बी का, ए भी यही है और बी भी यही है। ए क्या है? 1 2 और बी क्या है? 1 3। तो एल यू बी निकालने के लिए मेरे को सबसे छोटा सेट, सबसे स्मॉलेस्ट सेट ऐसा देखना चाहिए जिसके अंदर एक्स भी हो और वाई भी हो, मतलब कि ए भी हो और बी भी हो, यानी 1 2 भी हो और 1 3 भी हो। कौन सा सेट है इसमें ऐसा? 1 3, 1 2 3। तो एल यू बी ऑफ ए कॉमा बी क्या निकल जाएगा? 1 2 3। इस वजह से बोलते हैं कि जब भी हम एल यू बी निकालना हो ए कॉमा बी का, कब? ऑन द पावर सेट ए विद द ऑपरेशन सबसेट, तब हम क्या कैसे निकालते हैं? ए यूनियन बी से। समझ में आया? अब जब भी हम हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट का चेक करने लगे एल यू बी और जी एल बी, तो पावर सेट का निकल जाता है। इस वजह से पावर सेट को लेटेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक सेट दिया हुआ है। पहली बात तो सेट नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस सेट के अंदर कुछ तो मिसिंग है, वो हमें इसके अंदर ऐड करना है जिससे ये हमारा लेटेस्ट बन जाए। ठीक है, लेटेस्ट बनाने के लिए हर पेयर का एल यू बी और जी एल बी होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ 1 2 और 1 2 3 का। इसका एल यू बी निकालना है। मान लो एल यू बी क्या हो गया इसका? यूनियन, यानी 1 2 3 ये तो हमारे सेट में प्रेजेंट है। और जीएलबी क्या होगा? इंटरसेक्शन इन दोनों का। इंटरसेक्शन क्या हो गया? 1 2 भी प्रेजेंट है, यानी इन दोनों पेयर के एलयूबी और जीएलबी दोनों प्रेजेंट है हमारे एस में। अब हम किसका निकालते हैं?
अब हम निकालेंगे नेक्स्ट का 1,2 और 1,3,5 से। पहले बताओ 1,2 और 1,3,5 में इंटरसेक्शन क्या है, यानी जीएलबी क्या है, 1। तो क्या 1 इस सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो हमें ये 1 ऐड करना पड़ सकता है इस सेट में, जिस वजह से इनका जीएलबी एग्जिस्ट करे। 1,2 और इसका एलयूबी क्या होगा, एलयूबी क्या होगा, यूनियन, यानी 1,2,3,5। तो ये भी ऐड करना पड़ सकता है 1,3, 1,2,3,5। लेकिन ध्यान से समझो, हमें इसका जीएलबी निकालना है। ये नेसेसरी है या नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। क्योंकि क्योंकि एलयूबी का मतलब है हमें सबसे छोटा सेट देखना है, सबसे छोटा सेट, कि जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट हो और ये वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। तो वो सेट तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, 1,2,3,4,5। तो हम इसको बेफालतू में ऐड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। इस वजह से अभी तक हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल रहा है ऐड करने के लिए। नेक्स्ट हम निकालते हैं 1,2, 1,2,4 के साथ। इनका इंटरसेक्शन क्या है, 1,2, और वो तो प्रेजेंट है ही, तो जीएलबी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली एलयूबी इसका एग्जिस्ट कर रहा है। 1,2 का जब मैं इस पूरे इसके साथ निकालूंगा तो भी देखे, तभी हमें पता चल जाएगा कि इसका एलयूबी एग्जिस्ट कर रहा है और जीएलबी भी एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं 1, 2, 3 और इन दोनों पेयर्स पे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, 1,3। ठीक है, 1,3 हमको ऐड करना पड़ सकता है, और यूनियन क्या है, 1, 2, 3, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 5 ऐड करना पड़ सकता है। लेकिन फिर वही वाला केस हो गया ना, कि जब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट है, तो इसको ऐड करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इसका अगर हम एलयूबी निकालने लगे, एलयूबी क्या कह रहा है, सबसे छोटा सेट जो इन दोनों को कंटेन कर रहा हो, तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी ये प्रेजेंट है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस वजह से हम इसको ऐड नहीं करेंगे। सिमिलरली जब हम इसका जीएलबी निकाल रहे थे, तो जीएलबी मतलब कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज 1,3। अब मेरे को ये बताओ जीएलबी क्या कह रहा है, जीएलबी कह रहा है कि सबसे बड़ा एलिमेंट जिसके अंदर, सबसे बड़ा सेट जो इसके अंदर भी प्रेजेंट हो और इसके अंदर भी प्रेजेंट हो, वो इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब हमने 1 इसके अंदर डाल दिया, जब हमने 1 इसके अंदर ऑलरेडी ऐड करने की सोच रहे हैं, तो क्या 1,3 ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा सेट है तो ये, लेकिन ये हमारा नेसेसरी नहीं है कि ये हमको ऐड करना ही करना है। 1 को ऐड करके भी काम चल जाएगा, क्योंकि 1 इसके अंदर भी है और 1 इसके अंदर भी है। समझे? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेयर के साथ, 1,2 और 1,2 1,3 के साथ और 1,2 4 के साथ। ठीक है, 1,2 3, 1,2 4, इन दोनों में जीएलबी अगर निकालना है, यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1,2 ये तो हमारे सेट में पहले से प्रेजेंट है। एलयूबी, एलयूबी क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। अच्छा, 1, 2, 3, 4 हम ऐड तो कर लें, लेकिन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब उससे बड़ा सेट हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेयर देखते हैं इन दोनों का, 1, 3, 5 का, 1, 3, 5 का और 1, 2, 4 का। अच्छा, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, जीएलबी। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, केवल 1। ठीक है, 1 तो हम ऐड करने के लिए बोल ही रहे हैं। एलयूबी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पेयर भी हो गया, और ये तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है ही, जो एलयूबी भी रखता है और जीएलबी भी रखता है, सारे पेयर्स हो गए। तो हमें एट द एंड लास्ट में क्या मिला, कि केवल 1 ही नेसेसरी और सफिशिएंट है इसको इसको लेटेस्ट बनाने के लिए, जिससे सारे पेयर्स का एलयूबी भी और जीएलबी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली 1। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42, लेट ए बी सी बी अ नॉन एम्प्टी सेट्स एंड लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। ठीक है, एक्स क्या है, इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। तो मैं वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। सबसे पहले 3 सेट बनाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब ये सेट डिफरेंस है, दैट मीन्स द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b। तो उसके लिए मैं ये वाला पोर्शन शेड करूंगा, दैट आर प्रेजेंट इन ए एंड नॉट इन बी। ठीक है, ये तो नहीं शेड करूंगा ना, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स बी वाले भी आ गए और इसके अंदर बी वाले भी आ गए, सी वाले भी आ गए, ए वाले भी आ गए, तो ये पोर्शन भी शेड नहीं करूंगा। ये पोर्शन शेड कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, यानी जो इसका रिजल्ट आया है ए माइनस बी करके, उसको माइनस करना है सी, यानी दैट दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दीज बट नॉट इन सी। तो लास्ट में मेरे पास क्या रह गया, ये इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं इसको, ए तो कंप्लीट है लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स हमारा हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह देखते हैं वाई, वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी। देखो सबसे पहले मेरे को क्या शेड करना पड़ेगा, ए माइनस सी, यानी दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन सी। ठीक है, ये वाला भी नहीं शेड कर सकता मैं क्योंकि इसके अंदर तो सी के एलिमेंट्स आ गए। ये वाला भी शेड नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर सी के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये वाला शेड कर सकता हूँ, ओके, बट लेट्स टेक अ लुक ऑन बी माइनस सी। बी माइनस सी कह रहा है द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन सी। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स, ये सब शेड कर सकता हूँ मैं, ये भी शेड कर सकता हूँ। ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए। अब कह रहा है ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी, यानी जो रिजल्ट मेरे को ए माइनस सी करके आया है वो वाले एलिमेंट्स माइनस, उसको माइनस करना है बी माइनस सी से, यानी दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए माइनस सी बट नॉट इन बी माइनस सी। तो क्या बचा रह गया हमारे पास, देखो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन माइनस करने के लिए बोल रहा है, बी माइनस सी वाला। तो मेरे पास एट द एंड बचा तो यही रह गया ना दोबारा, ये किसके इक्वल हो गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। हम कह सकते हैं यानी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दोनों आपस में ये इक्वल हो गए। तो ऑप्शन ए, समझ में आया ये वाला, ए माइनस सी कौन सा पोर्शन था, ये, और बी माइनस सी कौन सा पोर्शन था, ये पूरा। तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा, और जब ये माइनस कर दिया तो क्या बचा रह गया पोर्शन, ये वाइट, वाइट शेडेड वाला। नेक्स्ट पार्ट, the following is the Hesse diagram of the poset ABCDE less than equals to the poset is lattice distributed Boolean algebra। ठीक है, ये हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर पोसेट अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो वो लैटिस होगा। ये तो हमने थ्योरी में पढ़ रखा है ना, पोसेट ए बी सी डी ई लेस देन इज लैटिस। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू लैटिस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए हमें क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी पोसेट में तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कह सकते हैं। देखिए समझते हैं, सपोज करो हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, बी का मेरे को मीट करवाना पड़ता है सी से मीट करवा के देखते हैं, और बी का अगर मैं ज्वाइन करवाता हूँ सी से, अगर ये यूनिवर्सल अपर बाउंड के यूनिवर्सल लोअर बाउंड के इक्वल आ जाता है और ये यूनिवर्सल अपर बाउंड के इक्वल आ जाता है, तो मैं कह सकता हूँ बी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी और सी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी और सी का मीट क्या है, बी और सी कहाँ पर जाके मिल रहे हैं, ई पे। ठीक है, बी और सी का ज्वाइन क्या है, बी और सी कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, ए पे। ठीक है, ई क्या है हमारा, यूनिवर्सल लोअर बाउंड है, और ए क्या है, यूनिवर्सल अपर बाउंड। ठीक है, तो बी इज अ सी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट चेक करता हूँ, बी का जी एल बी डी के साथ और बी का एल यू बी डी के साथ। बी का जी एल बी क्या है, डी के साथ, बी और डी कहाँ पर जाके मीट कर रहे हैं, ई पर, तो ये भी हो गया ई। बी और डी कहाँ पर जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ए पर, ये भी यूनिवर्सल लोअर बाउंड हो गया और ये यूनिवर्सल अपर बाउंड हो गया। तो मैं बोल दूंगा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, डी। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होने के लिए एक ही एलिमेंट के दो कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, हर एलिमेंट का एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी और डी भी हो गया ना। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर,
दूसरे तरीके से हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा के, एक कंडीशन और होती है ना डिस्ट्रीब्यूटिव की, देखते हैं क्या है वो। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो? एक्स एल यू बी वाई, एक्स जी एल बी वाई एल यू बी जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटरसेक्शन वाई एल यू बी एक्स जी एल बी जेड, और एक्स एल यू बी वाई जी एल बी जेड इज इक्वल्स टू एक्स एल यू बी वाई जी एल बी एक्स एल यू बी जेड। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है एल यू बी, ये क्या होता है? जी एल बी। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका बी सी डी के लिए। ओके, देखो, बी सी डी के लिए हम निकालेंगे बी सी डी का, यानी बी सी डी का। मेरे को बताओ सी और डी का एल यू बी क्या होगा? सी और डी का एल यू बी, सी और डी का एल यू बी मतलब वो ऊपर जाके कहाँ पर मैच कर रहे हैं, यानी वो ए पे मिल रहे हैं, ए पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो बी मीट ए, बी और ए का जीएलबी निकालो, बी और ए का जीएलबी, बी और ए का जीएलबी मतलब नीचे आते हुए ये कहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं आपस में? बी पर। तो ये इक्वल हो गया बी के। देखो ये मैंने निकाला एलएचएस। ठीक है, अब आरएचएस क्या निकालना है मेरे को? बी सी बी डी। ठीक है, बी और सी का जीएलबी देखो, बी और सी का जीएलबी कहाँ पर जाके ये मीट कर रहे हैं? ई पर। तो बी और सी का जीएलबी क्या हो गया? ई। ज्वाइन बी और डी का जीएलबी, बी कहाँ है? बी और डी का जीएलबी, ये भी कहाँ पर आके मीट कर रहे हैं? नीचे ई पर। तो ये भी हो गया ई। ई और ई का एलयू भी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? ई। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। पर ये लैटिस तो है। और क्या ये बूलियन अलजेब्रा होगा? बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन क्या होती है कि इट सेटिस्फाई बोथ कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। और जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस ही नहीं है तो बूलियन अलजेब्रा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लैटिस बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, द सेट, एक सेट दे रखा है इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 द इनवर्स ऑफ 4 एंड 7। देखो एक ग्रुप दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट होगा ही, और हमको इनवर्स निकालना है 4 और 7 का। इनवर्स कैसे निकलता है? पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। क्यों? क्योंकि 1 की किसी भी एलिमेंट के साथ जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, मैं मॉड 15 निकालता हूँ तो मेरे को वो एलिमेंट वापस में वही मिल जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे तो निकलता है कि कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसमें से कोई सा भी एलिमेंट उठाऊं, उसके साथ मॉड 15 या जो भी ऑपरेशन दे रखा है, फिर हमें रिजल्ट में वही एलिमेंट मिल जाता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। देखो यहाँ पर मैं अगर टू रखता हूँ एक ही जगह, तो टू वन जा टू, टू मॉड 15 अगेन टू। फोर रखता हूँ, फोर मॉड, फोर वन जा फोर, फोर मॉड 15 अगेन फोर। तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब निकालना है इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है? देखो, ए इंटू ए का इन्वर्स अगर करता हूं तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यानी अगर मेरे को फोर का इन्वर्स निकालना है तो मेरे को फोर के साथ कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जिसका मैं मॉड 15 करूं और मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, यानी वन। तो क्या यहाँ पर मैं टू रख सकता हूँ? चलिए चेक करते हैं। फोर टू जा एट, एट मॉड 15 नॉट इक्वल टू वन। फोर, फोर फोर जा 16, 16 मॉड 15 यस। तो फोर का इनवर्स क्या हो गया? फोर। यहां से पता चल गया हमें फोर इनवर्स इज इक्वल्स टू फोर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? सेवन का इनवर्स। तो सेवन का इनवर्स, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि उसके साथ मॉड 15 करके वन के इक्वल आ जाए? बताओ, क्या यहाँ पर वन रख सकता हूँ? सेवन वन जा सेवन, ये इनवर्स नहीं है। सेवन वन जा सेवन, सेवन मॉड 15 सेवन, नॉट इक्वल टू वन। फोर, फोर टू जा 14 मॉड 15 इक्वल टू वन, नो। फोर सेवन फोर जा 28, नो। सेवन सेवन जा 49, नो। सेवन एट जा 56, 56 मॉड 15, नो। सेवन इलेवन जा 77, नो। 17 13 जा ओके, 7 13 जा 91, 91 मॉड 15 इज इक्वल्स टू वन। तो सेवन का इनवर्स क्या हो गया? 13। तो ऑप्शन इज
4 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, लेट आर एंड एस बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आर और एस हमें दो इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं। पूछ रहा है आर वन इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होता है या नहीं। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है हमारे, ये बिल्कुल, जहां पर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि आर वन यूनियन एस, अगर हमारा आर भी इक्विवेलेंस है और एस भी इक्विवेलेंस है, तो क्या उनका यूनियन इक्विवेलेंस होता है? नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रही थी? ड्यू टू ट्रांजिटिविटी। ठीक है, दोबारा तो समझाने की जरूरत नहीं है अब। और एक क्वेश्चन में हमने ये भी देख लिया था कि आर इंटरसेक्शन एस, अगर आर भी इक्विवेलेंस है और एस भी इक्विवेलेंस है, तो दो इक्विवेलेंस का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होता है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 46, let b let f be a function from b to c and g is another function from a to a, be two functions, and let h is equals to f of g, given that h is an onto function, which of the following statements are true। ठीक है, हमको चार स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है f और g onto है या फिर दोनों नहीं है या फिर कौन सा onto है। ठीक है, h एक हमें onto फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम f of g, इसको बोलते हैं हम g फर्स्ट देन f। तो सबसे पहले f फंक्शन लिखते हैं फ्रॉम b टू c, और g है फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, ठीक है, सपोज करो a में कौन कौन से एलिमेंट है, a b। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां से a टू b कौन सा फंक्शन है, g, और b टू c क्या फंक्शन है, f। मेरे को ये बताना है g ऑन टू हो सकता है या f ऑन टू हो सकता है। f एंड g शुड बी बोथ बी ऑन टू फंक्शन, या फिर केवल f ऑन टू, या फिर केवल g ऑन टू। ठीक है, अगर मैंने a के सेट में दो एलिमेंट्स लिए हैं a और b, तो ऑन टू फंक्शंस क्या होता है कि को डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैप करने चाहिए डोमेन के साथ। लेकिन मैं अगर इसको ऑन टू नहीं बनाता, यानी अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लेता हूँ 1 2 3, और सारे फंक्शंस मैप नहीं करता, सारे एलिमेंट्स मैप नहीं करता, तो ये क्या होगा, a मैप्स टू 1 एंड बी मैप्स टू 2। इसी तरह अगर इसके अंदर सी के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक अल्फा, लाइक बीटा एंड लाइक गामा, मेरे को ये बताओ कि पूरे को ऑन टू बनने के लिए इसके तो एलिमेंट्स सारे मैप करने ही चाहिए ना, सारे एलिमेंट्स सी के तो मैप करने ही चाहिए ना, तो मैं सी के सारे एलिमेंट्स मैप करवा देता हूँ। ठीक है, सी के सारे एलिमेंट्स मैप हो गए। तो बताओ एफ तो ऑन टू है, लेकिन जी हमारा जरूरी नहीं है कि वो ऑन टू होए। रिजल्ट में हमारे पास h इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी भी ऑन टू मिल रहा है। तो हम एक लाइन लिख लेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, कंसीडर द सेट h ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स ऑफ द टाइप दिस। ये कौन सा टाइप है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर ए बी सी डी ई एंड एफ आर रियल नंबर्स एंड ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक कंडीशन दे रखी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, द सेट एच इज ग्रुप मोनोइड सेमी ग्रुप, नीदर ग्रुप नॉर सेमी ग्रुप। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले ये क्या दे रखा है, ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है, हमको बताना है इज इट ग्रुप या नहीं। क्या होती है कंडीशन वन, क्लोजर। तो सबसे पहले हम क्लोजर देखते हैं। क्लोजर क्या बोलेगा कि कोई भी दो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ दोनों की, तो मेरे को रिजल्ट में भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो क्या ये ट्रू नहीं है, अगर मैं कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बी सी 0 डी ई एफ, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ जी एच आई जे के एल 0 0 0 किसी भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही तो आएगा मेरे पास रिजल्ट में। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेकंड, सेकंड क्या होती है, हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो हम क्या कहेंगे,
ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। थर्ड क्या है? थर्ड क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है या नहीं, बताओ मेरे को। आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स का क्या होता है? ठीक है, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स देखिए। अब बताओ, ये भी तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो क्या ये इस सेट का पार्ट नहीं होगा? होगा। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स भी हमारा इसी सेट का पार्ट है, तो ये एच को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ आइडेंटिटी के साथ, तो मेरे को वही सेम मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इधर किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो क्या मेरे को रिजल्ट में अगेन यही मैट्रिक्स नहीं मिलेगी? यही तो मिलेगी। देखो, मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहे। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। ओके। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? फोर्थ पार्ट। बताओ, फोर्थ पार्ट क्या देखते हैं हम? इनवर्स। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारा डिटर्मिनेंट भी जीरो के इक्वल नहीं है। अब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस। तो मैं कह सकता हूँ, तो चारों सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट f be a function from set a to b and g is another function from b to c and h is a function from a to c such that h a is equals to g f a for all a belongs to a। ठीक है, पहले सेटअप देखो क्या क्या दे रखा है। f is a function from a to b, g is a function from b to c and h is a function from a to c। और दूसरा क्या दे रखा है? सच दैट एच ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? एफ करेंगे ना। तो मेरा एच किसके इक्वल हो जाएगा? जो सबसे पहले सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं कंपोजिशन, जो बाद में सॉल्व करते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट एफ देन जी। तो मेरा कंपोजिशन क्या बन गया? एच इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर एक सिंबल दे रखा है इम्प्लाइज का। इस सिंबल को हम इफ एल्स भी बोलते हैं। मतलब इफ एक्स देन वाई। ठीक है। ये भी मैथमेटिकल लॉजिक का आपने पढ़ रखा है जब पीवाई की सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी मैथमेटिकल लॉजिक का टॉपिक है। इफ एक्स देन वाई, तो हमको ये ऑप्शंस बताने हैं कि इफ एच इज ऑन टू देन व्हाट इज अबाउट एफ, देन व्हाट इज अबाउट एच। ठीक है, इस तरह हमको बताने हैं। सेम क्वेश्चन हम अभी अभी सॉल्व करके आए हैं 46 में, जिसमें एच तो पहले से ही ऑन टू फंक्शन दे रखा था और हमको बताना था जी ऑन टू है या फिर एफ ऑन टू है या फिर दोनों ऑन टू है। तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, देखो अब तो, कि अगर मेरे पास तीन सेट हैं ए बी और सी। ठीक है। एच किससे डिफाइन है? ए टू सी। एच कहाँ से डिफाइन है? ए टू सी। अगर एच ही ऑन टू है, अगर एच ऑन टू है, तो मेरे को बताओ क्या ये एफ को ऑन टू होने की जरूरत है? अभी हमने सीखा था, बिल्कुल अभी अभी, कि अगर मेरे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट है और यहाँ पे दो एलिमेंट है, सपोज करो ये इससे मैप हो रखा है और ये इससे मैप हो रखा है, तो क्या ये ऑन टू है? नहीं ऑन टू है। और इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं और ये तीनों एलिमेंट्स इससे मैप हो रखे हैं। ठीक है, इससे मैप हो रखे हैं। तो क्या जी ऑन टू है? हाँ ऑन टू है। तो अगर H हमारा ऑन टू है, तो हमारा G भी हमारा ऑन टू होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी। क्या? इफ H इज ऑन टू। देखो समझ में आई ना? इफ H इज ऑन टू, ये पहले से बता दिया A टू C। अगर ये ऑन टू होगा, तो हमारा जरूरी नहीं है F ऑन टू हो या ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि G भी ऑन टू होगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन अगर ये ऑन टू नहीं भी है तब भी रिजल्ट हमें ऑन टू ही दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी ए सेट विद n एलिमेंट्स and let C be a collection of distinct subsets of A such that for any two subset of S1 and S2 in C, either S1 is proper subset of S2 और S2 is proper subset of S1। मैक्सिमम कार्डिनिटी बतानी है C की। सबसे पहले क्या समझते हैं? एक हमारे पास सेट है A जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? एक C है जिसके अंदर सबसेट्स ऑफ A हैं। सबसे पहले समझो, सबसेट्स ऑफ A, अगर मेरे पास ये सारे सबसेट्स ऑफ A हैं, तो C के अंदर क्या आना चाहिए?
अगर मैं एक सबसेट ये उठाऊं S1 और एक सबसेट ये उठाऊं S2, तो S1 या तो प्रॉपर सबसेट हो S2 का, या फिर S2 प्रॉपर सबसेट हो S1 का। तो C के अंदर मैक्सिमम कितने कार्डिनलिटी आ सकती है, मतलब साइज ऑफ C क्या हो सकता है वो बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले A इज इक्वल्स टू हम लेते हैं 1 2 3। ठीक है, सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे, 2 to the power 3, यानी 8 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से, ये सारे सबसेट्स होंगे ए के। अब ये कह रहा है कि सी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आने चाहिए कि अगर मैं कोई से भी दो सबसेट उठा लूं, वो आपस में प्रॉपर सेट होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने सबसे पहले 5 उठाया, 5 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ किसका, अगर मैंने इसमें 1 लिखा, ठीक है, और 1 किसका सुपर सेट होगा, 1 इज अ प्रॉपर सेट, सॉरी 1 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ 1 2, और 1 2 किसका प्रॉपर सेट होगा, 1 2 3 का। समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग पता लगी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमें कैसे निकालना चाहिए ये। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर सेट। तो अगर मेरे ए के अंदर n एलिमेंट्स थे, यानी n इज इक्वल्स टू 3 था, तो सी के अंदर कितने आए हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स n+1। तो कार्डिनलिटीज की कितनी हो जाएगी, n+1। इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50। फॉर, क्या बोल रहा है, फॉर द सेट n of natural number and binary operation f n cross n gives n element z belongs to n is called an identity for f if f a comma z is equals to a is equals to f z comma a for all a belongs to n। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, लेकिन हमको क्या करना है, ये तीन बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं जिसमें हमें बताना है किसके पास आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी, इफ क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ ए कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ए के इक्वल हो, जो कि इक्वल हो एफ जेड कॉमा ए के। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ ए कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ए के इक्वल होना चाहिए, जो कि दोबारा हम इक्वल दिखाएंगे जेड कॉमा ए के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 3। इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें पहले ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो मैं क्या कहूँगा, पुट एफ ए कॉमा जेड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस जेड माइनस 3। अब ये किसके इक्वल है, ए के, तो मैं इसको ए के इक्वल रख दूंगा। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, अभी हमने फॉर एफ ए कॉमा जेड देखा, सिमिलरली हम देखते हैं फॉर एफ जेड कॉमा ए के लिए, ये भी क्या हो जाएगा, जेड प्लस ए माइनस 3। ये किस बेस पे लिख रहे हैं, जो इस स्टेटमेंट में दी हुई है कि अगर इफ एक्स कॉमा वाई है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो सिमिलरली इफ एफ जेड कॉमा ए है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, जेड प्लस ए माइनस 3। और ये किसके इक्वल है, ए के, तो हम अगर इसको ए के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ से भी जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। आइडेंटिटी एग्जिस्ट, और यहाँ पर क्या है, इट इज 3। यहाँ पर 3 आ रही है इसकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मतलब मैक्स ऑफ ए कॉमा जेड ए के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ये आइडेंटिटी तभी तो होगा जब ये सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ऑफ ए कॉमा जेड, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मैक्स, ये वाला फंक्शन एफ के दे रखा है मैक्स। तो मैक्स ऑफ ए कॉमा जेड जब ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से मैक्स आने, हमेशा ए ही मैक्सिमम एलिमेंट आए, तो उसके लिए जेड क्या होना चाहिए, जेड तो सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर्स पे। इस वजह से मैंने क्या बोला कि z सबसे छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो z क्या हो सकता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल्स टू 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हमारा मैक्स ऑफ a कॉमा 1 हमेशा के लिए कितना हो जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, आइडेंटिटी
एग्जिस्ट, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर ले रहा है ना इक्वेशन को। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1। देखो अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, इसका थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई। थर्ड पार्ट, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई। इसको मेरे को इस कंडीशन में लाना पड़ेगा एफ ए कॉमा जेड में। तो समझो एफ ए कॉमा जेड किसके इक्वल हो गया, ए टू द पावर जेड के, अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट। ठीक है, अब मेरे को इसको ए के इक्वल रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन है कि अगर एफ ए कॉमा जेड ए के इक्वल आ जाता है तो वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ से जेड की वैल्यू क्या होगी कि हमेशा इसकी वैल्यू ए आए। बताओ, हमेशा ये ए के इक्वल हो तो मैं जेड की वैल्यू क्या रखूँ, ऑलवेज 1। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें लग रहा है कि 1 एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, 1 इसकी आइडेंटिटी हो सकती है। ठीक है, अभी मेरे को क्या देखना है, लेकिन एफ जेड कॉमा ए जो कि किसके इक्वल होगी, जेड अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, जेड 1 है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 1 टू द पावर ए, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ, इसको ए बनाना है हमें, किसी भी तरह इसको ए बनाना है। अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो 1 टू द पावर 1 1 आ जाएगा, जो कि ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर मैं ए इज इक्वल्स टू 2 रखता हूँ तो 1 टू द पावर 2 जो कि 1 के इक्वल है। तो क्या ये ए के इक्वल आया, नहीं। अगर मैं सिमिलरली ए इज इक्वल्स टू 3 रखता हूँ तो 1 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये ए के इक्वल आया, नहीं। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि ये फेल कर रहा है और 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है 1 नहीं है तो 2 रख के देखते हैं। अगर हमने 2 रख के देखा तो 2 तो यहीं पे ही डिससेटिस्फाई हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए एक z की ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो ये a के इक्वल हो, तो z की केवल वैल्यू 1 मिल रही है। अगर मैंने ये 2 रख देता a स्क्वायर तो क्या वो a के इक्वल आ पाता, नहीं। इस वजह से हमने ये z की वैल्यू 1 ली थी और ये z की वैल्यू यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। तो क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नहीं होगा। तो किस किस का आइडेंटिटी एलिमेंट, केवल फर्स्ट और सेकंड टर्म का, ऑप्शन ए। थैंक यू।